हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं नेहा, योर इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम SCOClever. Welcome to our daily podcast where we break down the Hindu's editorials, making them super easy for you to understand. आज है 12th February 2026 and we have two very interesting editorials to discuss. Before we start, a quick reminder. आप हमारी editorial analysis website visit कर सकते हैं to get a more detailed breakdown of these articles, including reading comprehension questions for practice. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. ऑल्सो इन एडिटोरियल से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की एक प्रीमियम PDF आपको हमारे SCOClever टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी. चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. और हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझने में टाइम लगे तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट. उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़िए, इट विल रियली हेल्प. अगर आप बिगिनर हैं और ये प्रैक्टिस 6 महीने तक करते हैं तो आई प्रॉमिस your English will improve drastically. So, let's begin. Our first editorial is titled Young and Nabeen on the BJP President, मतलब युवा और नबीन BJP अध्यक्ष के बारे में. And the subtitle is The Bharatiya Janata Party is effecting a generational change in its leadership. मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में एक पीढ़ीगत बदलाव कर रही है. Let's dive in. Nitin Nabeen, born in 1980 and the youngest person to become the president of the Bharatiya Janata Party (BJP), was elected unopposed. मतलब नितिन नबीन, जिनका जन्म 1980 में हुआ था और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, वे निर्विरोध चुने गए. Unopposed का मतलब है बिना किसी विरोध के. Mr. Nabeen is not closely linked to the party's ideological parent, the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS, at present. श्री नबीन पार्टी की वैचारिक जनक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से बहुत करीबी रूप से नहीं जुड़े हैं. His legitimacy largely arises from the faith reposed in him by Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah. फिलहाल उनकी लेजिटिमेसी मतलब उनकी वैधता मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उन पर रखे गए विश्वास से आती है. His selection is linked to Mr. Shah's plans for the next general election. उनका चयन अगले आम चुनाव के लिए श्री शाह की योजनाओं से जुड़ा है, बट लार्जर कंसिडरेशंस एट प्ले कैन नॉट बी इग्नोर्ड. लेकिन इसमें शामिल बड़ी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. As a Zennial, Mr. Nabeen is leading the largest party in one of the world's youngest countries. एक Zennial के रूप में, Zennial मतलब वो लोग जो 1970 के आखिर और 1980 की शुरुआत में पैदा हुए. श्री नबीन दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक में सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं. He began his political career through the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad यानी AVPI and steadily rose through the BJP ranks. उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी AVPI के माध्यम से शुरू किया और धीरे-धीरे बीजेपी के पदों में ऊपर बढ़ते गए. Elected 5 times as a member of the Bihar Legislative Assembly from the Bankipur constituency in Patna, पटना के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए. श्री नबीन was also a state minister. श्री नबीन एक राज्य मंत्री भी थे. He held organizational positions in the BJP. उन्होंने बीजेपी में संगठनात्मक पद संभाले, overseeing its work in छत्तीसगढ़ and सिक्किम. छत्तीसगढ़ और सिक्किम में इसके काम की देखरेख करते हुए. He made a difference in both states. उन्होंने दोनों राज्यों में एक सकारात्मक बदलाव लाया and also won the confidence of party workers. और पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास भी जीता. A कायस्थ from बिहार, he is known to be collegial. बिहार से एक कायस्थ, उन्हें collegial माना जाता है. collegial मतलब जो दूसरों के साथ सहयोग और सम्मान से काम करता है. A friendly colleague. Within the deeply contested caste landscape of BJP strongholds, BJP के गढ़ों के गहरे जातिगत समीकरणों के बीच, his social location and demeanor would be considered benign. उनकी सामाजिक स्थिति और व्यवहार को सौम्य या non-threatening माना जाएगा, which works to his advantage, जो उनके फायदे में काम करता है. The BJP is effecting a demographic transition in its leadership. BJP अपने नेतृत्व में एक demographic यानी जनसंख्या से जुड़ा बदलाव कर रही है and Mr. Nabeen's elevation marks a high point in that process. और श्री नबीन की पदोन्नति यानी उनकी पदोन्नति इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ है. Mr. Nabeen is from the Hindi heartland where the BJP is already strong. श्री नबीन हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं जहां BJP पहले से ही मजबूत है.
मैनेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी इन इट्स करंट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, पार्टी की ताकत को उसके मौजूदा गढ़ों में बनाए रखना, while making it more acceptable to the peripheral regions of the country will have to be his priority. और साथ ही इसे देश के बाहरी क्षेत्रों के लिए और अधिक स्वीकार्य बनाना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। The party's strategy of Hindu consolidation has not only saturated, पार्टी के हिंदू एकीकरण की रणनीति न केवल सैचुरेटेड हो चुकी है, मतलब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, but it is also creating a legion of unguided actors, बल्कि ये बिना मार्गदर्शन वाले कार्यकर्ताओं की एक लीजन यानी एक बड़ी फौज भी बना रही है। The BJP is riding a tiger on the issue of communal politics. BJP सांप्रदायिक राजनीति के मुद्दे पर एक बाघ की सवारी कर रही है। And Mr. Nabeen has the unenviable challenge of disembarking from it. और श्री नबीन के सामने इससे उतरने की unenviable चुनौती है। Unenviable मतलब एक ऐसी मुश्किल चुनौती जिसे कोई नहीं लेना चाहेगा। He was chosen president after several months of negotiations between the RSS and the BJP leadership. उन्हें RSS और BJP नेतृत्व के बीच कई महीनों की बातचीत के बाद अध्यक्ष चुना गया, in which the BJP got the upper hand, जिसमें BJP का पलड़ा भारी रहा। The relationship between the RSS and the BJP requires delicate handling. RSS और BJP के बीच के रिश्ते को बहुत नाजुक ढंग से संभालने की जरूरत है। The new president, like his predecessor, would follow the cue of Mr. Shah in organizational affairs. नए अध्यक्ष अपने पिछले अध्यक्ष की तरह संगठनात्मक मामलों में श्री शाह के इशारे पर चलेंगे, but he is still expected to maintain an aura of autonomy. लेकिन फिर भी उनसे स्वायत्ता की एक आभा यानी एक आभा बनाए रखने की उम्मीद है। He will be required to share credit for any success. उन्हें किसी भी सफलता का श्रेय साझा करना होगा, but own responsibility for any slip up. लेकिन किसी भी चूक की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। As a young leader who potentially has several decades more of active politics ahead, एक युवा नेता के रूप में जिनके सामने सक्रिय राजनीति के कई और दशक हो सकते हैं, मिस्टर नबीन must reassure his senior colleagues. श्री नबीन को अपने वरिष्ठ सहयोगियों को आश्वस्त करना होगा, but cannot afford to end up becoming inconsequential in the process. लेकिन इस प्रक्रिया में वो inconsequential यानी महत्वहीन बनकर नहीं रह सकते। So that was our first editorial. Now for the tone. The tone of this editorial is analytical. ये tone analytical यानी विश्लेषणात्मक है because it doesn't just report the news. ये सिर्फ खबर नहीं बता रहा. It breaks down the appointment of Nitin Nabeen, his background, the political calculations behind it, and the significant challenges he will face. It analyzes the situation from multiple angles without taking a strong emotional side. Okay aspirants, before we jump into our next very intense editorial, I have something exciting for you. क्या आपको vocabularies, idioms and phrases याद करने में मुश्किल होती है? If yes, then you must download the ScoreClever app from the Google Play Store. हमारे ऐप में एक यूनिक लर्निंग टेक्निक है जिससे आप एक बार पढ़ेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे. It's designed to make learning easy and permanent. So go check it out. Also, ये पॉडकास्ट बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है. So please take a moment to comment and tell us what you think about this new podcast initiative. आपके फीडबैक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. And of course, don't forget to support us with your like, share and please subscribe to our channel. Alright, let's get back to it. Our second editorial for the day is titled Reining in a Bigot. On the Assam Chief Minister's Incendiary Rhetoric. मतलब एक कट्टर व्यक्ति पर लगाम लगाना. असम के मुख्यमंत्री के भड़काऊ बयानों पर. The subtitle says, The Assam Chief Minister uses incendiary rhetoric to divert attention from governance deficits. मतलब असम के मुख्यमंत्री शासन की कमियों से ध्यान भटकाने के लिए incendiary rhetoric यानी भड़काऊ बयानबाजी का इस्तेमाल करते हैं. Let's begin. Assam is among the states scheduled to hold assembly elections in the months ahead. असम उन राज्यों में से है जहां आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. The northeastern state is also one of India's laggards in many critical socio-economic markers. ये पूर्वोत्तर राज्य कई महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक पैमानों पर भारत के laggards में से एक है. Laggards मतलब जो पीछे रह गए हैं. Its HDI, per capita income, gainful industrial employment numbers, and enrollment rates in higher education are lower than the national average. इसका HDI, प्रति व्यक्ति आय, लाभकारी औद्योगिक रोजगार के आंकड़े और उच्च शिक्षा में नामांकन दर राष्ट्रीय औसत से कम है. While it has many poor health indicators, जबकि इसके कई स्वास्थ्य संकेतक भी खराब हैं.
Any political leadership of such a state would face a clear and fundamental choice in governance. ऐसे राज्य के किसी भी राजनीतिक नेतृत्व को शासन में एक स्पष्ट और मौलिक विकल्प का सामना करना पड़ेगा. One path would be to identify systemic lacunae and bridge gaps in health, education, income and employment for every citizen. एक रास्ता होगा सिस्टेमिक लैक्यूने यानी व्यवस्थागत कमियों को पहचानना और हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और रोजगार में मौजूद कमियों को दूर करना. Earning the goodwill of the electorate and seeking continuation in office on the strength of performance. मतदाताओं का सद्भाव अर्जित करना और प्रदर्शन के बल पर पद पर बने रहने की कोशिश करना. The alternative path is more insidious. दूसरा रास्ता ज़्यादा insidious है. Insidious मतलब जो धीरे धीरे और गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाए. The creation of bogeymen through imaginary enemies and the stereotyping of entire communities. काल्पनिक दुश्मनों के जरिए बोगीमैन यानी डरावने काल्पनिक दुश्मन बनाना और पूरे समुदायों की एक छवि बना देना. By doing so, demagogues seek to bypass the hard work of governance. ऐसा करके डेमागॉग्स यानी ऐसे नेता जो लोगों की भावनाओं को भड़काकर समर्थन हासिल करते हैं, वे शासन की कड़ी मेहनत से बचना चाहते हैं. Inciting the electorate through polarization and ensuring that political discourse remains mired in communal division. ध्रुवीकरण के माध्यम से मतदाताओं को उकसाकर और ये सुनिश्चित करके कि राजनीतिक बहस सांप्रदायिक विभाजन में फंसी रहे. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma of the BJP has chosen the latter path. बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरा रास्ता चुना है, डिप्लॉइंग इंसेंडियरी रेटरिक दैट टारगेट्स द बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी. भड़काऊ बयानबाजी का इस्तेमाल करते हुए जो बंगाली मूल के मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाती है. Framing it as a demographic threat and a matter of life and death for the indigenous population. इसे एक जनसांख्यिकीय खतरा और स्वदेशी आबादी के लिए जीवन और मृत्यु का मामला बताकर. And escalating to what can be described as calls for economic persecution, और इसे उस स्तर तक ले जाना जिसे आर्थिक उत्पीड़न का आवाहन कहा जा सकता है. Urging citizens to underpay Muslim rickshaw pullers so that they suffer and leave Assam. नागरिकों से मुस्लिम रिक्शा चालकों को कम भुगतान करने का आग्रह करना ताकि वे पीड़ित हों और असम छोड़ दें. He has accused the community of fertilizer jihad. उन्होंने समुदाय पर फर्टिलाइजर जिहाद का आरोप लगाया है. Blamed them for urban floods. उन्हें शहरी बाढ़ के लिए दोषी ठहराया है. And coined a lexicon of manufactured hatreds. और गढ़ी हुई नफरतों की एक पूरी शब्दावली बना दी है. All of it in pursuit of what H.L. Mencken once described as the cynical art of politics. ये सब उस चीज़ की खोज में है जिसे H.L. Mencken ने एक बार राजनीति की सिनिकल कला के रूप में वर्णित किया था. To keep the populace alarmed by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary. जनता को लगातार काल्पनिक hobgoblins यानी भूत प्रेतों की एक अनंत श्रृंखला से डराकर उसे हमेशा चिंतित रखना. In the CPIM-CPI's petition filed in the Supreme Court में दायर CPIM-CPI की याचिका में Mr. Sarma's statements have been documented to demonstrate not isolated political rhetoric but a sustained pattern of communal targeting. श्री शर्मा के बयानों को ये दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट किया गया है कि ये कोई अकेली राजनीतिक बयानबाजी नहीं है बल्कि सांप्रदायिक रूप से निशाना बनाने का एक लगातार चलने वाला पैटर्न है. That is politically distasteful and constitutionally unlawful, जो राजनीतिक रूप से अरुचिकर और संवैधानिक रूप से गैर कानूनी है. As the petition rightly argues, his statements deserve scrutiny from two lenses. जैसा कि याचिका सही तर्क देती है, उनके बयानों की दो नज़रियों से जांच होनी चाहिए. First, the constitutional framework that concerns the Chief Minister's oath of office. पहला, संवैधानिक ढांचा जो मुख्यमंत्री की पद की शपथ से संबंधित है. फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार, एंड द प्रिएम्बल्स गारंटीज ऑफ सेक्युलरिज्म एंड फ्रेटर्निटी, और प्रस्तावना की धर्मनिरपेक्षता और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की गारंटी. Second, that these statements are liable to prosecution on offences under the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Representation of the People's Act. दूसरा कि ये बयान भारतीय न्याय संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियोजन के योग्य हैं.
The court has, through its cumulative effect doctrine in Amish Devgan and Tehseen Poonawala, अदालत ने अपने cumulative effect doctrine के माध्यम से अमीश देवगन और तहसीन पूनावाला मामलों में ये सुझाव दिया है कि एक मुख्यमंत्री के भाषणों में राज्य के अधिकार का वजन होता है, which makes communally polarizing language in them even more damaging, as it is used by someone who controls the police apparatus. क्योंकि इसका इस्तेमाल कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो पुलिस तंत्र को नियंत्रित करता है. The court should not dismiss it as an election-eve political maneuver and recognize it for what it is, a test of whether its own directions on hate speech carry any meaning when the offender holds the highest office in a state. अदालत को इसे चुनाव से ठीक पहले कि एक राजनीतिक चाल के रूप में खारिज नहीं करना चाहिए और इसे पहचानना चाहिए कि ये वास्तव में क्या है. ये इस बात की परीक्षा है कि हेट स्पीच पर उसके अपने निर्देशों का कोई मतलब है भी या नहीं जब अपराधी किसी राज्य में सर्वोच्च पद पर बैठा है. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेकेंड पीस. यहाँ टोन बिना किसी संदेह के क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक है. ये संपादकीय असम के मुख्यमंत्री की इंसिडियरी रेटरिक यानी भड़काऊ बयानबाजी, बिगिट, इंसिडियस और पॉलिटिकली डिसटेस्टफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अनलॉफुल जैसे मजबूत निंदनीय शब्दों का उपयोग करके उसकी सीधी आलोचना करता है. यह सिर्फ विश्लेषण नहीं करता बल्कि उसके कार्यों के खिलाफ एक स्पष्ट निर्णय देता है और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने का आग्रह करता है. एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज एनालिसिस. But wait, learning doesn't stop here. Are you ready for the IPL for editorial vocabulary? Yes, you heard it right. Join us for the daily editorial vocab league quiz on our Telegram channel. It happens live daily at 7 p.m. covering all the important words from today's editorials. We have monthly leagues, scoreboards, and exciting rewards for the winners. It's the most fun way to master your vocabulary. So what are you waiting for? Join our vocab league now. The link is in the description. This is Neha from Score Clever, signing off. Keep learning, keep growing.